हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। कल क्लास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दी गई होंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ क्लासेस ढूंढने के लिए कौन सी फॉर्मूला है, विच इज़ इक्वल टू 3 raised power n, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। और हमने ये भी देखा था कि हम कैसे पहचान सकते हैं कौन से ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी है, वेदर इट इज़ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। वी जस्ट हैव टू सी विद इन द ब्रैकेट्स हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एंड देन वी विल कम अप विद द कंक्लूजन कि ये कौन से ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी है। वो सब चीज़ें हमने कल देखी थी, बहुत बेसिक चीज़ें थी। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था सर हमें कुछ उसमें दिक्कत हो गई थी, लेकिन उस लेक्चर को अगर आप दोबारा देखेंगे वो बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट किया था मैंने। प्लीज़ रिपीटेडली देखिए उस लेक्चर को, एक दो बार, आपको हो जाएगा ये क्लियर। कोई यहाँ पे कोई आसमानी इल्म नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें चल रहे हैं, ठीक है। चलिए उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में एक्सप्रेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले आपको मैं ये बताऊं, कल मैंने आपको बताया था कि कौन से ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी से, ज़रा मुझे बता दें ये कौन से ऑर्डर की है। इसमें विद इन ब्रैकेट्स दो एट्रीब्यूट्स है, सो इट इज़ सेकंड ऑर्डर। ये भी सेकंड ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर एन होता तो दिस इज जीरो ऑर्डर। ये आपको पता है, आप क्लियर हैं ये चीज़ें। चलिए अब देख लीजिए हम एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, देख लीजिए। अगर कोई दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं वो यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, अगर कॉमन होंगे तो उनका एक बन जाता है। देख लीजिए बी एंड बीटा आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, दे विल गेट कैंसल्ड, तो आपके पास क्या बच जाता है, ए। इसी तरह इस एक्सप्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ए एंड अल्फा आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, तो आपके पास क्या बच जाता है, बी। तीसरे एक्सप्रेशन में जाएंगे, बी एंड बीटा आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, तो आपके पास अल्फा बच जाता है। एंड सिमिलरली इन द फोर्थ केस ए एंड अल्फा आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, आपके पास क्या बच जाता है, बीटा। इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर आपके पास ये ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे, अब आप ऑर्डर खुद ही बताएंगे कौन से ऑर्डर की है ये, थ्री, ऑर्डर थ्री की, क्योंकि इसमें तीन तीन एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है। ये भी ऑर्डर थ्री की है, लेकिन ये ऑर्डर टू की है। अगर इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन दी गई हो, सो इट्स बेटर टू सॉल्व फर्स्ट द सेम ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑर्डर को हम पहले सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सी एंड गैमा आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, सो हमारे पास क्या बच जाता है, ए बी, ठीक है। ए बी हमारे पास बचा, और दूसरी तरफ से हमारे पास क्या बचा हुआ है, अल्फा एंड बीटा। नाउ सी अल्फा एंड ए आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, सो यू विल गेट बी। आपके पास फाइनल जो आंसर आया दैट इज बी। इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में इस तरह से क्वेश्चन नहीं, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट आगे आगे जब हम कंटिजेंसी मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा ये हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये चीज़ें यहीं पे क्लियर मैं करना चाहता था ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कंटिजेंसी मैट्रिक्स हमारे लिए थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जो हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की, उसमें हमें कंटिजेंसी मैट्रिक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आज का जो टॉपिक है कंटिजेंसी मैट्रिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई विल रिकमेंड यू, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं प्लीज़ एंड प्लीज़ लीव दैट थिंग अलोन। अभी आप सिर्फ अपने लेक्चर पे कंसंट्रेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। चलिए नेक्स्ट इज, अगर आप आपसे पूछा जाए, कल हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी हो आप पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हमें बता दीजिए, अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, आप हमें बता दीजिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर कितने होंगे, कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगे, सेकंड ऑर्डर कितनी फ्रीक्वेंसी, सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के कितने क्लासेस होंगे, थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के कितने क्लासेस होंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपके लिए कौन सी फॉर्मूला है इस तरह से क्लासेस कैलकुलेट करने की। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ nth ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपने बताया, आपसे पूछा जाता है कि nth ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के कितने क्लासेस हमारे पास बनते हैं, ठीक है। जैसे हमने कल देखा कि अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं तो हमारे पास टोटल 9 क्लासेस बनते हैं, 3 raised power 2, ठीक है। 3 raised power n बताया था ना मैंने, तो टोटल हमारे पास 9 क्लासेस बनते हैं। कौन कौन सी क्लासेस मैंने आपको बताया था, n बनता है सबसे पहले, इसके बाद ए बी अल्फा बीटा, एंड देन ए बी अल्फा बी ए बीटा, ठीक है। एंड देन अल्फा ए बीटा एन, सॉरी अल्फा बी भी आ गए, अल्फा बीटा भी, अल्फा बीटा भी, अल्फा बीटा नहीं आया अभी, ये है अल्फा बीटा। अब देख लीजिए ये चार और ये चार, एंड देन दिस 9 आ गए हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये चार जो हमारे पास है, दीज आर फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज,
ये जो हमारे पास चार है, दीज आर सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज। ये जो हमारे पास n है, दिस इज जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी हमेशा हमारे पास एक ही बनती है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्यों ना हो। अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे हमारे पास दो ही एट्रीब्यूट्स है, तो 9 क्लासेस आ गए, इट्स इजी टू फाइंड आउट। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट करके गिन सकते हैं कि कितने इसमें कौन से ऑर्डर के क्लासेस हैं। लेकिन अगर आपसे आपके पास 4 5 या 10 एट्रीब्यूट्स होंगे, तो तब आपके पास कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, जहां से हम पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर के कितने फ्रीक्वेंसी क्लॉसेस इसमें फॉल करते हैं। देख लीजिए, अगर यहाँ भी देखेंगे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के 4 फॉल करते हैं, और यहाँ देखेंगे हमारे पास सेकंड ऑर्डर के 4 फॉल करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है वो हम देखेंगे। देख लीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है, एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, NCR मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज्ड पावर R। ठीक है, वायर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड R रिप्रेजेंट्स कि आप कौन से ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को ढूंढ रहे हैं, क्या आप फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को ढूंढ रहे हैं, क्या आप सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को ढूंढ रहे हैं। जिसको आप ढूंढ रहे हैं उससे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। n मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे भी R रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच यू आर लुकिंग फॉर। क्लियर? तो ये है हमारे पास फॉर्मूला NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज्ड पावर R। क्लियर? ये NCR क्या होता है, देख लीजिए, ये NCR होता है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वैक्टोरियल को देख के आप डरे ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप देख लीजिए, ये हम सेमीकोलन डाल देते हैं, सॉरी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह होता है। लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास n फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब है n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई n माइनस थ्री सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई वन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास नंबर है उसको एक एक कम करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक हम वन तक ना पहुंचे। इस तरह हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। आपसे पूछा जाए कि 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सिंपल है ना। चलिए, नीचे है हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है 4 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, और आपने बताना है कि इसमें सेकंड ऑर्डर के कितनी फ्रीक्वेंसी क्लासेस है। देख लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, डिवाइड बाई n माइनस आर विच मीन्स 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि r हमारे पास 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या बच जाता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देख लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 1, और दूसरा वाला भी बन जाएगा 2 इंटू 1। ये देखेंगे आप, इसको आप सॉल्व करेंगे किस तरह बनेगा, ये 4 और ये 4 गया, आपके पास 3 बच जाता है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को। आपने डरना नहीं है, फैक्टोरियल कोई, ठीक है, बड़ी बला नहीं है, ये सिंपल है। फैक्टोरियल को हम मल्टीपल करते जाते हैं, उसके लोएस्ट नंबर से एक एक डिक्रीमेंट करके जाते हैं जब तक हम वन तक ना पहुंचे। क्लियर? अच्छा, अब फैक्टोरियल अगर आपके पास है, कभी कभी आपके पास अगर 0 फैक्टोरियल आ जाता है, इसका वैल्यू होता है 1, 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू होता है 1। ठीक है, अगर आपके पास 0 फैक्टोरियल आया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। हाँ, अगर आपके पास ये NCN इस तरह से आता है, यानी कि आपसे मैं पूछता हूं कि हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, और आपने बताना है कि फोर्थ ऑर्डर के हमारे पास कितने क्लासेस बनते हैं। तो आपके पास इस तरह से बनेगी ना फॉर्मूला, फोर मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 4, क्योंकि हमारे पास जो हम ढूंढ रहे हैं जितने ऑर्डर के, वो भी हमारे पास 4 ही है। तो जब इस तरह से आपके पास बन जाता है NCN, मतलब ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो आप इसको डायरेक्टली 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NCN इज इक्वल टू 1, यानी कि 4C4 यहाँ पे क्या हुआ, 1 के बराबर हुआ, तो इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 4 विच इज इक्वल टू 4 4 जार 16, तो 16 यहाँ पे आपके पास बन जाता है। सिंपल है ना। तो ये चीज़ें शॉर्टकट्स है, जहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अगर NCN होगा, यानी कि ये और ये एट्रीब्यूट्स एंड नंबर ऑफ, सॉरी ऑर्डर, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिस ऑर्डर के हम क्लासेस ढूंढ रहे हैं, अगर वो बराबर होंगे तो ये आपके पास 1 बन जाता है। ठीक है,
अच्छा, ये था हमारे पास फॉर्मूला, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी ऑर्डर की, हमें बता दिए कितने फ्रीक्वेंसी क्लासेस बनते हैं, आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए ढूंढी है, आप देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर ये बहुत मुश्किल है, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स सर हम कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल वगैरह को। बेटा मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल कुछ नहीं है, सिर्फ उससे एक एक जो आपको एन फैक्टोरियल जो नंबर दिया गया है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, उसको एक एक डिक्रीमेंट करते जाना है जब तक ना आप वन तक पहुंचे। एक ही नहीं, इस पर हम कई एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए पहले एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर टू क्लासेस। हमें ऑर्डर टू क्लासेस देखने हैं इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज टू। हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दी गई हैं टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हैं और आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि कौन से ऑर्डर की क्लासेस आपने ढूंढने हैं, ठीक है। आपके पास अब आ गया एन भी आ गया आपके पास टू, और आर भी आपके पास आया टू, ठीक है। क्लियर। तो आपके पास फॉर्मूला कौन सी बताई थी मैंने, एन सी आर मल्टीप्लाइड बाई टू रेज पावर आर। तो आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, एन हमारे पास टू है और आर हमारे पास टू है, मल्टीप्लाइड बाई टू रेज पावर आर। टू रेज पावर आर मीन्स टू रेज पावर टू विच इज इक्वल टू टू रेज पावर टू। अभी हम आर में ये सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे वैल्यू, लेकिन यहां पे देखें आप, इट इज एन सी एन, यहाँ पे आर और एन बराबर है। मैंने आपको बताया था जब आर और एन आपके पास बराबर होंगे तो ये हमारे पास वन के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई टू रेज पावर आर। आर हमारे पास क्या था, टू, टू रेज पावर टू, तो टू रेज पावर टू इज फोर, फोर इंटू वन इज इक्वल टू फोर। यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि अपनी अगर सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज या सेकंड ऑर्डर क्लासेस आपने देखने होंगे दो एट्रीब्यूट्स वाले सेट में, तो उसमें हमारे पास चार क्लासेस होते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर। क्लियर, सिंपल हुआ अब कि नहीं। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। फॉर एग्जांपल ये है, कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर आपने अब फर्स्ट ऑर्डर, हमें वो भी पता है कि वो फोर के बराबर है, हम क्रॉस चेक करेंगे कि फोर के बराबर निकलता है कि नहीं। देख लीजिए, नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस इज इक्वल टू एन सी आर मल्टीप्लाइड बाई टू रेज्ड पावर आर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है टू सी वन विच मीन्स टू हमारे पास, एन हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स देखना है, वो हमारे पास टू है, लेकिन ऑर्डर हमारे पास क्या है, ऑर्डर विच मीन्स आर इज इक्वल टू वन। आर आपके पास वन आ गया, एन आपके पास टू आ गया, तो आपके पास ऑर्डर भी आ गया, एट्रीब्यूट्स भी आ गए। अब हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। जरा फॉर्मूला में अब सब्सटीट्यूट करें आप, विच इज इक्वल टू टू सी वन, टू इज एट्रीब्यूट्स एंड वन इज द ऑर्डर विच वी आर लुकिंग फॉर, मल्टीप्लाइड बाई टू रेज पावर आर विच इज इक्वल टू टू रेज पावर वन, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है टू सी वन विच इज इक्वल टू टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू माइनस वन इंटू वन फैक्टोरियल। ऐसे बताया था ना मैंने कैसे फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास टू सी वन मल्टीप्लाइड बाई टू रेज पावर वन आ गया, तो टू सी वन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे एन टू है और आर वन है, मल्टीप्लाइड बाई वन फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर, क्योंकि ये हमारे पास आर फैक्टोरियल होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी। अब टू फैक्टोरियल आपके पास टू के बराबर ही होता है क्योंकि ये टू इंटू वन होता है। क्लियर, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, टू मल्टीप्लाइड बाई वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन इज वन विच इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, ठीक है। और मल्टीपल किससे करना है, टू रेज पावर वन से। क्लियर, ये आपके पास बच जाएगा कितना, टू रेज पावर वन इज इक्वल टू टू, टू इंटू टू फोर, नीचे हमारे पास वन फैक्टोरियल वो वन के बराबर ही होता है, तो विच इज इक्वल टू फोर ओनली। तो ये आपके पास फोर बन गया। क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये टू इंटू वन बन जाता है, नीचे वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू रेज पावर वन विच इक्वल टू टू, टू इंटू टू इक्वल टू फोर। हमने पहले भी देखा था, अगर हमने ढूंढने होंगे फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्लासेस, ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स वाले सेट में, तो हमारे पास वो फोर बन जाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से भी फोर ही आ गया। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करना होगा कि ऑर्डर टू क्लासेस हमने ढूंढने हैं थ्री एट्रीब्यूट वाले सेट में, ठीक है, तो किस तरह से हम ढूंढे, सेम फॉर्मूला यूज करनी है, एन सी आर मल्टीप्लाइड बाई टू रेज पावर आर। यहाँ पे एन क्या है, थ्री है, आर क्या है, टू है, तो ये आपके पास बन जाता है थ्री सी टू मल्टीप्लाइड बाई टू रेज पावर आर विच इक्वल टू टू रेज पावर टू। सिंपल, पहले आपने एन और आर को देखना है, जब आपके पास एन और आर के वैल्यूज आ गए फिर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने हैं। तो ये आपके पास बन जाता है एन थ्री सी टू विच इज इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई टू रेज पावर टू विच इज इक्वल टू फोर। तो थ्री फैक्टोरियल मीन्स थ्री इंटू टू इंटू
1, नीचे 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही, तो ये आपके पास 3 इंटू 2 बन जाता है 6 ऊपर, नीचे बन जाएगा ये आपके पास 1 बन जाएगा और ये आपके पास 2 बन जाएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू ज़ार 4, तो आप मल्टीप्लाइड बाई 4 देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये आपके पास 6/2 बन जाता है, ये आपके पास 4 बन जाता है, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार विच इज इक्वल टू 3 4 ज़ार 12। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर क्लासेस बन जाते हैं कहाँ पे, अगर आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NCR मल्टीप्लाइड बाई 2^r। खुद से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पे बना लीजिए और खुद ही सॉल्व कर लीजिए, 4 एट्रीब्यूट के लिए, 5 एट्रीब्यूट के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, और खुद से सॉल्व कर लीजिए, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट्स को बताया था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए भी थे पिछली बार भी इसी तरह। ठीक है, और इसमें आप खुद भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बना सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछा भी था, सर आप इसके लिए हमें फॉर्मूला दे दीजिए, तो ये है आपके पास फॉर्मूला, इसको आप यूज़ करके किसी भी ऑर्डर के फ्रीक्वेंसी क्लासेस निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था, वो है कंटिंजेंसी मैट्रिक्स। कंटिंजेंसी मैट्रिक्स वो होता है जहाँ पे जो हमारे पास अभी फ्रीक्वेंसीज थे, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट वाले फ्रीक्वेंसीज होंगे, या हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज होंगे, उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में, एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कंटिंजेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। ये कंटिंजेंसी मैट्रिक्स से क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं लेकिन कुछ इवेंट्स को हमें जनरेट करना होगा या कुछ इवेंट्स को हमने कैलकुलेट करना होगा, तो वो हम इसी मैट्रिक्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में कंटिंजेंसी मैट्रिक्स का यही मतलब होता है कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज़ आपके पास होंगे और आपने कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करने होंगे, वो इस मैट्रिक्स से आपके पास सॉल्व हो जाते हैं। आपको याद होगा बचपन में आप वो वाला गेम खेलते थे ना, क्या कहते थे उसको, क्रॉस एंड ज़ीरो वाली गेम। ठीक है, क्रॉस एंड ज़ीरो वाली गेम, वैसा ही आप इसको समझ लीजिएगा। देख लीजिए, उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, आपने इस तरह से वर्टिकल में 3 लाइनें डालनी है और आपने हॉरिजॉन्टल में 3 लाइनें डालनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट्स लिखना है, यहाँ पे टोटल लिखना है, यहाँ पे टोटल लिखना है और यहाँ पे n लिखना है। लिखा आपने, फिर आपने एट्रीब्यूट्स, अगर आपके पास 2 ही एट्रीब्यूट्स होंगे तो a अल्फा, दूसरी साइड में दूसरा एट्रीब्यूट b एंड बीटा। ठीक है, एक तो प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, दूसरा एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ये लिखा आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, मैं एक फ्री स्पेस ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लें। देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम। इस तरह से आपने 3 लाइनें डाल दी, इस तरफ से आपने 3 लाइनें डाल दी, सिंपल। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टोटल। इस साइड से आपने लिखना है एट्रीब्यूट्स, क्योंकि इस साइड भी एट्रीब्यूट आ जाएगा, इस साइड भी एट्रीब्यूट आ जाएगा। और ये हमने 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइंस डालें। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स लिखा, यहाँ पे टोटल लिखा, रो टोटल, और इस तरफ से हमने ये n लिखा, टोटल पॉपुलेशन, और ये हमारे पास कॉलम टोटल बन जाता है। देख लीजिए, एक तरफ से लिखता हूँ मैं एट्रीब्यूट a और उसका अपोजिट अल्फा, दूसरी तरफ से b एंड उसका अपोजिट बीटा। ठीक है, ये बीटा है हमारे पास। अब देख लीजिए, यहाँ से हम a लेंगे और यहाँ से b लेंगे तो ये आपके पास a b फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। यहाँ से अल्फ़ा लेंगे और यहाँ से b लेंगे तो ये आपके पास अल्फ़ा b फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। यहाँ से a लेंगे और यहाँ से बीटा लेंगे तो ये आपके पास a बीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा लेंगे और यहाँ से बीटा लेंगे तो ये आपके पास अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। रो लेना है, रो वैल्यू लेना है और कॉलम वैल्यू लेना है और फाइंड आउट करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनती है। जब आपके पास ये सभी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, अब आपके पास ईजी है कैलकुलेट करना। देख लीजिए, टोटल करना है। अब अल्फ़ा और a एक दूसरे के अपोजिट है तो ये आपके पास b बच जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a एंड अल्फ़ा और अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, आपके पास बीटा बच जाता है। क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए, b एंड बीटा और अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, आपके पास a बच जाता है। यहाँ पे b एंड बीटा और अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, आपके पास अल्फ़ा बच जाता है। क्लियर, हो सकता है यहाँ पे आपको कंजेशन में समझना आया। आगे हम देखेंगे किस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स लिखा, ये हमारे पास रो टोटल है, ये कॉलम टोटल है, यहाँ हमारे पास n है। ठीक है, ये आगे हमारे पास चीज़ें। अब यहाँ से मैंने लिखा a और उसका अपोजिट अल्फ़ा, यहाँ पे b लिखा, उसके बाद उसका अपोजिट बीटा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे रो कॉलम वैल्यू और यहाँ से रो वैल्यू लेंगे तो ये आपके पास ए बी बन जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से b तो अल्फ़ा b, यहाँ से a, यहाँ से बीटा तो a बीटा, यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से बीटा तो अल्फ़ा बीटा।
आइए आपके पास ये वैल्यूज आप देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है इन एक्सप्रेशंस को। तो ए और अल्फा एक दूसरे के अपोजिट है, अब आपके पास क्या बच जाता है, बी। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे ए एंड अल्फा और अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, आपके पास बीटा बच जाता है, तो यहाँ पे आपका बीटा वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख लेंगे वर्टिकल साइड से, वर्टिकल साइड से देखेंगे तो बी एंड बीटा और अपोजिट्स, आपके पास ए बच जाता है। यहाँ पे देखेंगे बी एंड बीटा और अपोजिट्स, तो आपके पास अल्फा बच जाता है। अब आपके पास सभी वैल्यूज आ गए, तो आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे, आगे वाले लेक्चर में कैसे हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज दिए गए हैं तो बाकी वैल्यूज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे ये कंटिंजेंसी मैट्रिक्स है, किसने पहली बार यूज की थी। कंटिंजेंसी मैट्रिक्स जो हमारा होती है, ये शो करते हैं रिलेशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स और टू वेरिएबल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ हम 2 वेरिएबल्स के साथ भी डील करते हैं, 3 वेरिएबल्स के साथ भी डील करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में कोई मेंशन नहीं किया गया है कि 2 वेरिएबल्स है या 3 वेरिएबल्स है। तो लेकिन 3 वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वास्ट है, और उसमें जो आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इट विल टेक मोर देन 10 to 12 मिनट्स एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। इसलिए इट इज़ अंडरस्टूड कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा 2x2 मैट्रिक्स से ही, यानी कि 2 वेरिएबल्स के बेस पे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अब हम देखेंगे ये पहली बार किसने दिया था। कार्ल पियर्सन ने पहली बार दिया था कॉन्सेप्ट कंटिंजेंसी मैट्रिक्स का। थ्योरी ऑफ कंटिंजेंसी में उन्हें ये कॉन्सेप्ट दिया कंटिंजेंसी मैट्रिक्स का। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है डेटा फ्रीक्वेंसीज, जहाँ पे हमारे पास कुछ इवेंट्स दिए गए हों और कुछ इवेंट्स को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने रिलेशन देखना होगा कि एसोसिएटेड कैसे हैं ये वेरिएबल्स, या इनके दरमियान कौन से रिलेशन है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें कंटिंजेंसी मैट्रिक्स की। जब हम आगे कंटिंजेंसी मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस देखेंगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के, जहाँ पे हम एसोसिएटिविटी देखते हैं, इंडिपेंडेंस देखते हैं, वीक एसोसिएटिविटी है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएटिविटी है, वो हम देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंटिंजेंसी मैट्रिक्स की। वो हम एप्लीकेशन में आगे देखेंगे, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कंटिंजेंसी मैट्रिक्स की। ये थी कंटिंजेंसी मैट्रिक्स। अब आपसे मुझे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट कहनी है, वो ये हैं, जब हमने ये फ्रीक्वेंसीज जनरेट की, अगर आप देखेंगे ये आपके पास 0 ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब आपके पास ये सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है। क्लियर, आपको तो ये ऑर्डर आप खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आपको ब्रैकेट्स के अंदर देखने हैं कितने वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। जब आपको ये पता चला कि किसका क्या ऑर्डर है, अब आपने देखने हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ इस मैट्रिक्स में। अगर हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 2 है। क्या है हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका 0 है, इनका 1 है और इसका 2 है। सो हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज आर 2। आपने देखना है हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज कौन सी है। ये हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज हैं, इन्हें हम एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज आर द हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज। किसी भी टेबल में अगर आप 3 एट्रीब्यूट्स को लेंगे तो वहां पे आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज जो बनेंगे उनका ऑर्डर होगा 3। क्लियर, यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर क्या है 2। तो इनको हम अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। अगर आपने कैलकुलेट करना होगा कि किसी भी कंटिंजेंसी टेबल में हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज कितनी बनेंगे, अगर आपको एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है 2 रेज्ड पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर हम इसी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स है, तो 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज 4 होंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ही अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज है। इस तरह से आप अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यह है अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने का तरीका। सिंपल सा फॉर्मूला है 2 रेज्ड पावर n। ये जो कॉन्टिजेंसी टेबल है इसको हम कभी कभी क्रॉस टैबुलेशन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, या इसको हम शॉर्टकट में क्रॉस टैब भी कहते हैं। ये हमारे 2 वेरी एट्रीब्यूट्स के लिए भी हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स वाला कंटिजेंसी मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3 एट्रीब्यूट्स। लेकिन मैंने आपको बोला 3 एट्रीब्यूट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लेंथी जाता है। अगर 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो ठीक था। 2 एट्रीब्यूट्स को हम कभी कभी 9 स्क्वायर टेबल भी कहते हैं, या इसको हम 2x2 टेबल भी कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखें, इसमें भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2 एट्रीब्यूट टेबल कंटिजेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड 2x2 टेबल और 9 स्क्वायर टेबल, याद रखिएगा। अच्छा, अब आज जो हमने पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, जिनको मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ। एक ये, अगर आपको नंबर ऑफ क्लासेस ढूंढने होंगे, आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ क्लासेस के लिए आपके पास फॉर्मूला है 3 रेज्ड पावर n।
क्लियर। दूसरा, अगर आपने किसी भी ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज देखने होंगे, आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास NCR multiplied by 2 raised power r, where n is number of attributes and r is the number of order of the frequencies you are looking for। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास। तीसरा है, अगर आपने अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज देखनी होंगी, उसके लिए हमारे पास सिंपल सी फॉर्मूला है 2 raised power n, where n is the number of attributes। ये है कुछ छोटी सी फॉर्मूला 3 जो आपको याद रखना होगा। इसमें क्वेश्चन आ ही सकता है, बहुत चांसेस है, बहुत बार आ भी गया है JKSSB में। ठीक है, इन 3 फॉर्मूला को आप रट लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंटिंजेंसी मैट्रिक्स को दोबारा से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस पर खुद न्यूमेरिकल्स बना के। ठीक है, और इसको सॉल्व करना सीख लीजिए किस तरह से हम करते हैं। कल हम इस पर न्यूमेरिकल्स लेके आ जाएंगे कंटिंजेंसी मैट्रिक्स में, तो उस पर भी हम न्यूमेरिकल्स, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है, मैंने इसको आसान बना के आपके लिए पेश किया, लेकिन फिर भी आप इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे ये गुजारिश है कि आप लाइक करना ना भूलें वीडियो को। ठीक है, पता नहीं आपको आलसी क्यों आती है लाइक करते समय, मुझे तो आलसी नहीं आती है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। प्लीज़ लाइक कर लीजिए, इससे हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, इनकरेज हो जाते हैं हम, नहीं स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है हमारा लेक्चर। ठीक है, चलिए इजाज़त दीजिएगा, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा, बहुत मेहनत कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।